Good evening, everyone. Anvi, Naisha. Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम इंडेक्स नंबर पे डिस्कशन कर रहे थे और मैंने शायद होमवर्क भी दिया था अनवी। तो वो क्वेश्चन हुए या नहीं हुए ये बता दीजिए मुझे। अगर कहीं कोई डाउट है तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन और इंडेक्स नंबर पे करेंगे आज। फिर आज एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक्स से, जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा स्टार्ट से। तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन का सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन करना है, उसके बाद हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है, अनवी, नायशा तो खैर क्लास नहीं कर रही थी, लेकिन आपको अगर कोई डाउट है होमवर्क क्वेश्चन में तो आप वो बताएं, अदरवाइज फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो करना है आपको। कोई डाउट? No doubt. अच्छा, वो क्वेश्चन किए थे आपने? So मेरे को किया नहीं, लेकिन सब आते हैं, ये पता है। अच्छा, किया नहीं आपने? यार करने चाहिए ना। आप देखो, अगर सर आप आज असाइनमेंट प्रैक्टिस था नहीं सुबह होगी। सुबह। सॉरी, सर आज असाइनमेंट था सुबह सुबह मैथ्स का, तो इकोनॉमिक्स को नहीं लेकिन टच वैसे भी किया। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई होमवर्क मिले ना तो मेक श्योर कि वो करें आप, क्योंकि देखो चीजें तो आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो आसानी चीजें हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप बहुत बहुत सारा छोड़ देते हैं और बहुत टाइम बाद आसान आसान चीजें आप रिवाइज करने बैठते हो तो फिर वो मुश्किल लगने लगती हैं। तो मेक श्योर कि जब भी कोई होमवर्क दिया जाए वो साथ के साथ अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चन करने की, और कमांड भी रहेगी चैप्टर पे। चले तो आज हम एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज वैसे मुझे तो चैप्टर स्टार्ट ही करवाना है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि एक कर लें हम क्वेश्चन, सो दैट अगर उसमें कोई कमी रहती है आपको, मतलब फिर भी कुछ लगता है कि हाँ हमें और टाइम देना चाहिए, तो आप बताइएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस चैप्टर से। अदरवाइज मुझे लगता है कि सफिशिएंट है जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय फिशर्स मेथड। तो फिशर आइडियल मेथड जो है उसको अप्लाई करके सॉल्व करना है। इसमें कमोडिटी गिवन है, बेस ईयर का प्राइस है और उसकी वैल्यू गिवन है, और फिर प्राइस करंट ईयर का भी और उसकी वैल्यू गिवन है। तो ये ट्राई कीजिए एक दफ़ा। उसके बाद पहले तो नोट कर लो क्वेश्चन और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो बात करता है उस पर। वैल्यू का यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि वैल्यू का क्या मतलब है। देखो, वैल्यू का मतलब है क्वांटिटी, सॉरी वैल्यू का मतलब है एक्सपेंडिचर। वैल्यू का मतलब एक्सपेंस, हमने टोटल कितना खर्चा किया। तो कमोडिटी ए की कीमत जब 3 रुपए थी, हम उस पर टोटल वैल्यू कितनी खर्च करते थे, 18 रुपीज। तो आप मेरे को बताओ कितनी क्वांटिटी परचेज करते होंगे चेतना। अगर 3 रुपए वाली चीज पे आप 18 रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कितनी क्वांटिटी आप उसकी परचेज कर रहे हैं? बोलो। 6, करेक्ट। तो कहने का मतलब कि जो वैल्यू गिवन है ना उससे आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेस ईयर की क्वांटिटी भी मिल जाएगी और करंट ईयर की क्वांटिटी भी मिल जाएगी। करना शुरू करें फटाफट से। और इस बार मैं चाहता हूं कि आप सब आंसर करें इसका। तब तक मैं भी बना लेता हूँ कॉलम्स वगैरह।
क्वेश्चन नोट कर लिया ना आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फिशर्स आइडियल सॉरी, फिशर आइडियल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फिशर्स मेथड का फॉर्मूला आप लगाएंगे। फिशर मेथड से अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर उसका फॉर्मूला होता है ये, हम लिखते हैं सबसे पहले अंडर रूट में लिखेंगे सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 और अंडर रूट के बाहर रहता है 100। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है फिशर्स आइडियल मेथड में। तो अब देखो, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले तो आपको P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे आप कमोडिटी, और कमोडिटीज लिखने के बाद, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है P1 Q0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे P1 Q0, इससे नॉमिनेटर वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे P0 Q0 को। ठीक है सर, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इसको टोटल करके डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा सेगमेंट उसका कैलकुलेट करते हैं। उसमें हमें देखो क्या निकालना है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हमें निकालना है P1 Q1। तो हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे P1 Q1 के लिए। तो यहाँ P1 Q1 ठीक है सर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे P0 Q1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, बस कुछ नहीं, इसको फिर टोटल कर देंगे और ये सारी वैल्यूज जो है हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। जो भी यहाँ वैल्यूज आएंगी इनको टोटल कर लेंगे और फिर फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे। So एक बारी फिर से क्वेश्चन दिखा देना। क्वेश्चन नहीं नोट किया अभी आपने? तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया था, मुझे लग रहा है मैंने नोटिंग में कुछ मिस्टेक करी है। ओके सर। क्वांटिटी क्या आ रही है बेस ईयर की? बेस ईयर की क्वांटिटी क्या आएगी? 6 7 8 3। करेक्ट, 67783। और करंट ईयर की क्वांटिटी बताइए, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी आ रही है? सर 1.42। 1.42। यस सर, एंड देन 10 5 10 अच्छा, सर जब इनको मल्टीप्लाई करके तो इनको राउंड ऑफ करके 10 ही कर ले। 9.94 आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, डिफरेंस क्यों आ रहा है लेकिन? अच्छा, पहला वो एक्सपेंडिचर क्या लिखा है करंट ईयर में? प्राइस 7 है और वैल्यू क्या लिखी है? 10 है।
Yes, sir. हाँ, उसको करेक्ट कर लो, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है शायद, इसकी वजह से पॉइंट में आ रहा है ये, तो उसको ना आप कर लें 10, नहीं सॉरी 14। समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Yes, sir. कमोडिटी ए जो है उसकी, उसका जो वैल्यू है करंट ईयर में, उसको आपको 14 करना है, तो ये फिर पॉइंट में नहीं आएगा, फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। Yes, sir. करो अब। मैंने टोटल करके लिख दिया, आप कैलकुलेट करके लिखिएगा। P1 Q0 264 आएगा, P0 Q0 151, P1 Q1 265 एंड P0 Q1 इट विल बी 158। और फिर इनको वैल्यू, इन वैल्यूज को जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर शुड बी अराउंड 170 के अराउंड आएगा। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको कैलकुलेट करके बताना है।
सर इसका आंसर 171.46 आएगा। सर आप म्यूट हो। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था आंसर सही है आपका नायशा। आपका आंसर 171 पॉइंट कितना है, 46। 646 है ना। तो ठीक है, मैंने चलेगा, थोड़ा डिफरेंस राउंड चलता है। ऑफ करके वो वैल्यू ले ली थी, जैसे 1.75 आ रहा था तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैंने 75 ले लिया था। हाँ ठीक है, इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, 171 के अगर अराउंड आ रहा है आपका तो ठीक है। जितना हो गया, जितना जल्दी बताओ हुआ है या नहीं, फिर आगे चले हम। सर 171.27। ठीक है, ये भी सही है, इतना भी जी ठीक है। ठीक है, चले, तो इसी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में होते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप कर ही लोगे। बाकी अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन इस चैप्टर पे हम कर लेंगे जब हम रिवाइज करेंगे। जब मैं सारे ही चैप्टर को रिवाइज करवाऊंगा तो इंडेक्स नंबर पे फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, तो सो दैट जो भी कमी रह गई है वो उस टाइम पे पूरी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं सर, अभी हम करेंगे इंडेक्स, सॉरी, अभी हम बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन, चल तो हेडिंग डालें आप लोग। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन। तो एज यूजुअल हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये समझ के कि कोरिलेशन का क्या मतलब है। तो देखिए, कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। देखो, हर एक बेसिकली क्या है, अब जितने भी चीजें हम स्टार्ट्स में पढ़ते हैं सब ना, सबके बारे में एक ही चीज कही जाती है कि वो टूल है ना। कौन सा टूल है सर, स्टैटिस्टिकल टूल है। और हर एक टूल का अपना पर्पस है। जैसे इंडेक्स नंबर का क्या यूज है सर, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल है कि किसी भी वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी वेरिएबल में होने वाले चेंज को फाइंड आउट करते हैं उससे। ठीक है सर, डिस्पर्शन का क्या यूज है, डिस्पर्शन भी तो स्टैटिस्टिकल टूल ही होता है ना, क्या यूज है सर, इसका यूज है कि ये किसी भी वेरिएबल में जो वेरिएबिलिटी है, किसी भी सीरीज में जो वेरिएशन है, वेरिएशन फाइंड आउट करने के काम आता है। इसी तरीके से अगर हम मीन की बात करें या मीडियन की बात करें, इनका क्या यूज है सर, ये इस्तेमाल होते हैं किसी सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी जानने के लिए, या किसी सीरीज का एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए काम आता है। इसी तरीके से कोरिलेशन का भी यूज है। कोरिलेशन का क्या यूज है सर, तो कोरिलेशन ध्यान से समझिए, कोरिलेशन का क्या यूज है, इसका यूज है किसी भी वेरिएबल जैसे x और y, कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब दो चीजें हो सकती हैं जिसके बीच में आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो ये क्या करता है, कोरिलेशन आपको ये जानने में हेल्प करता है कि दो चीजें आपस में किस तरह से रिलेटेड है। समझ रहे हैं, किस तरह से, मतलब सर देखो, दो चीजें आपस में बहुत ज्यादा या कम रिलेटेड हो सकती है, ज्यादा रिलेटेड है आपस में या कम रिलेटेड है, ये जानना चाहते हैं।
तो आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? कोरिलेशन टूल का। आप ये जानना चाहते हैं दो वेरिएबल्स में रिलेशन है कैसा, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, ये जानना है तो भी क्या काम आ सकता है? कोरिलेशन काम आ सकता है। कहने का मतलब कि जैसे स्टैट्स में इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है, डिस्पर्शन टूल है, मीन एक टूल है, मीडियन भी टूल है, उसी तरीके से कोरिलेशन भी एक स्टैटिस्टिकल टूल ही है। और इस टूल का इस्तेमाल क्या है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स आपस में, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, ये जानने में हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि है क्या चीज ये। तो लिखेंगे इट रिफर्स टू, मैं लिख ही देता हूँ, ये नोट करना है क्योंकि मेरे पास इसका पावर पॉइंट अभी है नहीं। इट रिफर्स टू अ statistical tool which studies or which determines, which determines the relationship, which determines the relationship between two variables। दो चीजें आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं ये जानने में आपकी हेल्प करेगा कोरिलेशन। ठीक है, क्या मतलब है सर दो चीजें आपस में रिलेटेड होने का क्या मतलब है? देखो, अगर एक चीज के चेंज होने की वजह से दूसरे में कोई बदलाव आता है उसे कहते हैं कि दो चीजें रिलेटेड है। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें क्या किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड आपस में रिलेटेड है, डिमांड मतलब क्वांटिटी। तो देखो एक वेरिएबल हो गई क्वांटिटी, एक वेरिएबल है प्राइस। तो अगर प्राइस के चेंज होने पे डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब दोनों रिलेटेड है ना। भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस घट जाए तो डिमांड जो है बढ़ जाती है। अगर इसके चेंज होने पे इसमें चेंज आता है, इसका मतलब यही रिलेशन है। इसी को रिलेशन कहते हैं कि दो चीजें इस तरीके से आपस में रिलेटेड है कि अगर एक में कोई बदलाव होता है उसका इंपैक्ट दूसरे पे अगर पड़ रहा है तो वो रिलेशन है। क्लियर है पॉइंट? तो रिलेशनशिप जानने में हेल्प करता है। किस तरह का रिलेशनशिप? लिखिए, कोरिलेशन indicate the relationship between two variables such that change in the value of one variable leads to change in the value of the other variable। कि अगर एक के चेंज होने पे दूसरे में चेंज हो रहा है तो उसे ही हम कोरिलेशन कहते हैं। यही जानने में आपकी हेल्प करेगा कि दो चीजें किस तरीके से किस हद तक रिलेटेड है, क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। समझ रहे हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है? चले आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कोरिलेशन होता कितनी तरह का, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन नोट करते रहिएगा।
हाँ जी। तो रिलेशनशिप हम 3 तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर के अलावा आप इसको नेचर भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक होता है रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बेसिस पे, मतलब उसके डायग्राम के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम दो चीजों को रिलेट करें तो दो ही रिलेशनशिप उसमें बन सकता है। बिहेवियर के बेसिस पे दो चीजें या तो डायरेक्टली रिलेटेड हो सकती हैं या इनडायरेक्टली, मतलब पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है या नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशन या नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर नेगेटिव है तो उसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, इजी है ना। मतलब सर जैसे लेट्स सपोज कि अभी हम ले रहे थे एग्जांपल प्राइस और डिमांड, प्राइस और किसी कमोडिटी की डिमांड, ये कैसे रिलेटेड है आपस में? सर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड घट जाती है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन अगर हम डिमांड की जगह सप्लाई को कंपेयर करें कि बताइए ये दोनों कैसे रिलेटेड है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई कम होगी, इसका मतलब यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। तो दो चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन कैसे हो सकती है? तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे रेनफॉल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बताइए मुझे आप में से कोई कि रेनफॉल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का क्या रिलेशनशिप है आपस में? पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड? रेनफॉल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नेगेटिवली रिलेटेड हुए या पॉजिटिवली रिलेटेड? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि सर अगर बारिश ज्यादा होगी फसल अच्छी होगी, है ना। अगर रेनफॉल अच्छी है तो फसल अच्छी है, रेनफॉल कम है तो फसल भी खराब होगी, प्रोडक्शन भी कम हो पाएगा। तो पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल और ड्राइविंग एबिलिटी को अगर हम कंपेयर करें, क्या ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड लग रही हैं? ड्राइविंग एबिलिटी और अल्कोहल आपस में रिलेटेड है? आंसर इज यस। हाँ सर रिलेटेड है। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करोगे तो इसका आपकी ड्राइविंग एबिलिटी पे फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस पड़ेगा। अगर किसी चीज का किसी पे फर्क पड़ता है तो कोरिलेशन है आपस में। हम जानना चाहते हैं कैसा कोरिलेशन है, बताइए पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर आप ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करोगे नेगेटिव। तो नेगेटिव। ड्राइविंग एबिलिटी आपकी उतनी कम हो जाएगी ना, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव। अच्छा इसके अलावा एक और कर लेते हैं कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वाटर कंजम्पशन की, हम बात कर रहे हैं वाटर कंजम्पशन की कि पानी का कंजम्पशन ज्यादा होगा या कम होगा। क्या ये डिपेंड करता है, एक सेकंड, क्लाइमेट टेम्परेचर पे? क्या टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है? आंसर इज यस। आप मेरे को बताओ अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगा या कम होगा? आप पानी ज्यादा पियोगे या कम पियोगे? बताइए। अगर टेम्परेचर मतलब कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो आपका वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा मतलब सर्दियां आ जाए तो हम पानी का कंजम्पशन कम करते हैं। कैसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको? टेम्परेचर बढ़ता है पानी का कंजम्पशन ज्यादा, टेम्परेचर कम होता है तो पानी का कंजम्पशन भी कम। इसका मतलब इनके बीच में भी रिलेशन है सर। और कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ आई बात? तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है। दो चीजें अगर एक ही डायरेक्शन में बिहेव करती हैं, अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है,
इसे कहते हैं, दोनों एक ही तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं तो दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरे में कमी आती है और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। जैसे सेल्फ स्टडी या रिवीजन क्या आपके ग्रेड से रिलेटेड है? क्या ग्रेड्स और सेल्फ स्टडी का कोई, या स्टडीज का और ग्रेड्स का कोई रिलेशन है? आंसर इज यस। कैसा रिलेशनशिप है? सर ज्यादा पढ़ेंगे ग्रेड्स खराब आएंगे। अरे सर क्या कह रहे हो, ज्यादा पढ़ेंगे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन ना। अगर सेल्फ स्टडी ज्यादा करेंगे तो ग्रेड्स ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, कभी कभी नहीं भी आते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं बच्चे फिर। तो सेल्फ स्टडी अगर हम कम करेंगे तो हमारे ग्रेड्स भी कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा सर ये बताओ, क्या दो चीजें हमेशा रिलेटेड हो, ये जरूरी है? बताइए, क्या दो चीजें आपस में रिलेटेड हो, इस बात में कोई कनेक्शन होना हमेशा जरूरी है? ये सुनो, नहीं। अगर दो चीजें, देखो जिस तरीके से रिलेशन हो सकता है वैसे ही दो चीजों का रिलेशन नहीं भी हो सकता। अब सपोज इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और आपके मार्क्स में कोई रिलेशनशिप है क्या? भाई अब इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा खेलेगी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो क्या इससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। उसके ना अच्छा खेलने से फर्क पड़ेगा ना उसके खराब खेलने से फर्क पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। समझे बात? तो जरूरी नहीं कि दो चीजें आपस में रिलेटेड हो, दो चीजें आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं भी हो सकती, ये भी पॉसिबल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा ना रिलेशन हो, ये भी नहीं। अगर रिलेशनशिप नहीं हो उसे कहते हैं जीरो कोरिलेशन जीरो है। तो इस पर बात करेंगे, और फिलहाल आगे चल रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन पे हमने बात कर ली। अच्छा एक तो ये तरीका हो गया सर, नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम उसको ग्राफ के बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये समझ नहीं आया सर, ग्राफ के बेसिस पे कैटेगराइज करने का क्या मतलब है? तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप रिलेशनशिप को ना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करें। जैसे प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को हम डायग्राम बना के रिप्रेजेंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि इस तरफ प्राइस शो कर दिया, इस तरफ हमने क्वांटिटी शो कर दी, या इस तरफ रेनफॉल शो कर दिया हमने, बारिश, और इस तरफ हमने प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शो कर दी, है ना। या इस तरफ हमने पढ़ाई, स्टडीज को इंडिकेट कर दिया, और इस तरफ हमने मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ भी हो सकता है। दो वेरिएबल्स को आप एक को एक्स पे एक को वाई पे रख सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपने डायग्राम बनाया। तो जो डायग्राम आप बना रहे हैं उसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो वो एकदम लीनियर बन जाए, एकदम इस तरीके से बन जाए, या फिर इस तरीके से बने, है ना। एकदम स्ट्रेट बने या फिर स्ट्रेट ना बने। ऐसे भी बन सकता है कि ऐसे लीनियर बन रहा है या फिर इस तरीके से बन रहा है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब आप रिलेशनशिप, दो चीजों का रिलेशनशिप अगर आप डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे कहते हैं कि हम ग्राफिकली रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट प्रेजेंट होता है ना, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे कितने तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। तो सर उसके बेसिस पे दो ही तरीके से हमने रिलेशनशिप को कैटेगराइज किया है, दो ही नाम दिए गए। उसको क्या नाम दिया है सर? उसको एक को नाम दिया गया, एक को कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। और एक क्या होता है सर? दूसरा होता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या मतलब है सर इसका? नॉन लीनियर कोरिलेशन, देखिए लीनियर तो मैंने बताया आपको कि आप डायग्राम बनाओगे अगर, और इस तरीके से बने डायग्राम, एकदम स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, वो चाहे वो अपवर्ड स्लोपिंग हो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, उससे मतलब नहीं है, लीनियर है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन, कि दो चीजें आपस में लीनियर फॉर्म में रिलेटेड है। लेकिन नॉन लीनियर क्या होता है कि डायग्राम आप बना रहे हैं लेकिन डायग्राम लीनियर नहीं बन रहा, या तो वो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, जैसे भी आड़ा टेढ़ा है, एकदम सीधा नहीं है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे टेढ़ा है। दिस इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ग्राफ के बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो। अच्छा सर ठीक है, समझ आ गई बात। और क्या तरीका है सर? देखिए और भी तरीके हैं, इसको हम इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स भी। मतलब अगर आप देखो कई दफा ना एक चीज
दूसरे से रिलेटेड हो सकती है। आप क्या कर रहे हो, एक का दूसरे से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, सिर्फ दो ही चीजों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं सिर्फ दो चीजों के बेसिस पे, ठीक है, उसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन है, कि दो ही चीजें से प्राइस और क्वांटिटी को ही कनेक्ट कर रहे हैं सिर्फ हम, तो दो ही चीजों के बीच में रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, दिस इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, कि दो चीजों के बीच आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे ना, आप दो चीजों को ही आपस में रिलेट करके उनका रिलेशनशिप स्टेटस जानना चाहते हैं कि क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, दो चीजें आपस में कितना किस हद तक रिलेटेड, सिंपल कोरिलेशन। लेकिन आप क्या कर रहे हो, दो से ज्यादा चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे ना रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, कि बारिश एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, बारिश ज्यादा होगी फसल अच्छी होगी, बारिश कम होगी फसल कम होगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या फसल का होना ना होना सिर्फ बारिश पर डिपेंड करता है? बताइए, क्या सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करता है? आंसर इज नो। सॉइल की फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है, सीड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, इरिगेशन का इंतजाम कैसा है उस पर डिपेंड करता है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है ना, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया है नहीं किया उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फसल के अच्छा होने या खराब होने को अफेक्ट कर सकते हैं। फसल अच्छी है उसके पीछे बारिश भी कारण हो सकती है, फर्टिलिटी भी कारण हो सकती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है इसका भी, ये भी रीजन हो सकता है। वहीं अगर फसल खराब हुई तो रीजन ये भी हो सकता है कि फसल इसलिए खराब हो गई क्योंकि अच्छे बीज नहीं थे, बारिश अच्छी नहीं हुई, फर्टिलिटी अच्छी नहीं थी जमीन की, और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो हम अगर फसल की प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रेनफॉल के अलावा इरिगेशन, सीड क्वालिटी, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फर्टिलिटी, इन सब से कनेक्ट करके हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे, इसे कहेंगे मल्टी, है ना, इसे कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंपल कोरिलेशन हो सकता है और मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेतना और बाकी सब आप लोगों को क्लियर है ये? यस सर। यस सर। नोट भी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सर ठीक है हमें समझ आ गया कोरिलेशन होता क्या है, कितने तरह का होता है ना, ग्राफ के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं और वेरिएबल्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम बिहेवियर नेचर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा एक क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे भी है, वैल्यू के बेसिस पे भी है, लेकिन उस पर अभी मैं जा नहीं रहा, अदरवाइज थोड़ा लेंदी हो जाएगा डिस्कशन। मैं चाहता हूँ कि सीधा सीधा हम अब बहुत डिस्कशन कर लिया, इंट्रोडक्शन बहुत दे दिया मैंने, हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं सर, कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग, methods of determination of correlation। तो देखिए हमारे सिलेबस के हिसाब से कोरिलेशन कैलकुलेट करने के मेथड हैं तीन। एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। एक होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसके अलावा एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्पीयरमैन्स
रैंक कोरिलेशन की, और इसमें भी कई सारे, इसमें इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, लेकिन हाँ इसमें फॉर्मूले तो हैं ही। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे। इसके फॉर्मूले को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, उस टाइम पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से काम करता है, सर क्या बता रहे हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको फॉर्मूले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन करते टाइम ही हम सोचेंगे फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो व्हेन रैंक्स आर नॉट रिपीटेड, उसमें फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। इसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट वाला थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमने सबसे पहले स्पेयरमैन रैंक से स्टार्ट किया, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो इसका सर सिर्फ कार्ल पियर्सन ही आ रहा है? स्पेयरमैन रैंक नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में? नहीं सर, मेरे इसमें तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं बाकी से भी कंफर्म कर ही लेता हूँ ना फिर। चेतना, अनवी, सॉरी नाइशा, बताइए आपका सिलेबस क्या है? अगर नहीं आपका सीबीएसई है ना? यस अच्छा, तो अगर इसका नहीं आ रहा है, अनवी का नहीं आ रहा है, तो बाकियों का भी मेरे ख्याल नहीं आना चाहिए। सर, हमारे स्कूल में तो तीनों करवाया सर ने। दोनों करवाए हैं। नाइशा, आपका यस क्या स्टेटस है, कुछ आइडिया है आपको? तो मेरे को अभी पता नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में तो हम पढ़ लेते हैं। आप लोग ना अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि ये आएगा या नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे, और क्वेश्चन करने होंगे सिलेबस में आ रहा होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जहां तक हाँ मुझे सर। लगता है, मुझे एग्जैक्टली मैं अपडेटेड नहीं हूँ, सिलेबस अभी कुछ चेंज तो हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा पार्ट हटाया गया है। अगर अनवी को टीचर ने बताया और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बताया ना, तो फिर सब में सेम ही चीज़ एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, सो दैट आपको बाद में मेहनत खामखा इसमें ना करनी पड़े। हाँ सर, वो भी टेस्ट हुआ था ना जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो यही वाला चैप्टर तो आया था, उसके अंदर भी सिर्फ कार्ल पियर्सन ही आया था, सिर्फ यही कवर हुआ था। चलिए ठीक है, एक दफ़ा फिर भी आप एक वापस से पूछ लीजिएगा, और मैं भी अपनी तरफ से चेक कर लूँगा। इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ फिलहाल। रैंक कोरिलेशन को हम आर के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर के, रणबीर कपूर नहीं है ये, आर के फॉर रैंक कोरिलेशन। और इसका फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स का क्यूब माइनस एन। ये फॉर्मूला है। फिर से मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूले पे अभी ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, नोट कर लो आप, लेकिन किस तरीके से काम करता है ये फॉर्मूला, इस पे हम बाद में डिस्कशन करें। तो ये एक हिस्सा है, इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आर के तो आपको पता ही है, उसमें डी का क्या मतलब होता है और डी कैसे निकलता है ये बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे डी का मतलब है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम रैंक, डेविएशन ऑफ रैंक। और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रैंक गिवन होती है रैंक 1 में से रैंक 2 माइनस कर देते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि ये क्या है। लेकिन खैर, R1 में से R2 माइनस करेंगे, D मिल जाएगा, फिर D का स्क्वायर कर देंगे, उसको टोटल करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको नॉमिनेटर वाला हिस्सा मिल जाता है। बाकी कुछ और समझाने की इसमें जरूरत है नहीं, आर के मतलब मैंने बता ही दिया है। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में रैंक रिपीट नहीं हो रही। लेकिन कई दफा ये होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक ही रैंक एक से ज्यादा नंबर्स को मिलती है, उस सिचुएशन में फॉर्मूला दूसरा है। तो सिचुएशन नंबर 2, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, अगर रैंक रिपीट हो रही है, एक ही
रैंक एक से ज्यादा आइटम्स को दी हुई है तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला दूसरा लगता है, और वो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको देखने में, होता भी है। वो होगा रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m एंड सो ऑन। जितनी बार भी जरूरत पड़ेगी हम उतनी बार ये वाला सेक्शन लिखेंगे, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आइटम्स, n क्यूब माइनस n। ठीक है, ये है। अब इसमें अगर आपको समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये फॉर्मूला आपको भले ही लेंदी लग सकता है, लेकिन आप देखोगे ना तो ये वाला हिस्सा तो सेम है, ये पहले भी नॉमिनेटर वाला हिस्सा तो सेम ही है। जो पिछला फॉर्मूला लिखा है मैंने ऊपर देखो, फॉर्मूला लिखा था सिग्मा सॉरी 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, और इधर था 1 माइनस। तो ये वाला पार्ट तो इतना तो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ये वाला पार्ट तो सेम ही है। इसमें क्या अलग है सर, ये आपने दो बार लिखा है 1/12 m क्यूब माइनस m, 1/12 m क्यूब माइनस m, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दो बार लिखा जाएगा, इससे ज्यादा बार भी लिख सकते हैं सेम ही चीज 1/12 m क्यूब माइनस m। जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार लिखेंगे। जरूरत पड़ने का क्या मतलब है सर, जरूरत पड़ने का क्या मतलब है, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। ये किसी वजह से यहाँ पे लिखा जाता है, जितनी बार रैंक असल में रिपीट होती है ना उतनी बार हम इसको इस एलिमेंट को ऐड कर देते हैं फॉर्मूले में, फिर जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है। n का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स, d का मतलब डेविएशन r1 माइनस r2 करके ही निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है बताने लायक। अब आ जाते हैं सर, इसका फॉर्मूला बताइए, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए फिलहाल, इसमें कई सारे फॉर्मूले हैं, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे मेथड्स हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इस पे अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी खामखा। तो इस पे फॉर्मूले हैं कई सारे, इस पे हम बाद में बात करेंगे। और स्कैटर डायग्राम मेथड क्या होता है इस पे भी हम इस चैप्टर के आखिर में बात करेंगे, ठीक है। तो काम करते हैं, एक क्वेश्चन फटाफट से आपको समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ। ये फॉर्मूला नोट कर लिया सबने? हाँ जी बताइए फटाफट से। Yes, सर 1 सेकंड ऊपर कर दीजिए। 1 सेकंड ऊपर कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, Yes. ये आपको भी नोट करना है। लिखा है ना, सिंगिंग कंपटीशन two judges rank 7 contestants ठीक है एज फॉलोज, कि कहीं कोई कंपटीशन था 7 पार्टिसिपेंट है उसमें, और उन 7 पार्टिसिपेंट्स को जज करने के लिए ना, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए 2 जज हमने अपॉइंट किए थे। तो क्या करते हैं, 7 पार्टिसिपेंट जो है ना, उन सारे पार्टिसिपेंट को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंक कर रहे हैं। ये समझते हैं ना, जो जब भी किसी कंपटीशन में आप जजेस अपॉइंट करोगे भाई, वो क्या करेगा, वो तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको मार्क देगा, नंबर रैंकिंग करेगा, उसकी मार्क्स देगा और मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंकिंग करेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जजेस ने क्या रैंक दी है वो बता दिया, मार्क्स नहीं बताया, मार्क्स की जरूरत ही नहीं हमें। वो कह रहा है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको मार्क्स दिए होंगे, और उस मार्क्स को फाइनली उस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या रैंकिंग है कंटेस्टेंट की वो बता रहे हैं आपको। तो देखिए 2 जजेस हैं, फर्स्ट वाले जज ने क्या रैंकिंग दी है 7 पार्टिसिपेंट्स को, वो देखिए जरा। तो इसने क्या किया, फर्स्ट वाले जज ने
फर्स्ट वाले पार्टिसिपेंट को रैंक दिया है 5, दूसरे पार्टिसिपेंट को रैंक दी गई है 4, फिर 7, फिर फोर्थ वाले को 3, 1, 2, 6। तो ये रैंकिंग है किसकी? जज 1 की। लेकिन भाई जाहिर है सेकंड जो जज है वो तो अपने, उसका जो अपना ओपिनियन होगा उसके हिसाब से रैंकिंग करेगा वो। तो सेकंड वाले जज ने क्या किया है? पार्टिसिपेंट्स को अपने हिसाब से रैंक दिया है। तो इसने क्या किया? फर्स्ट वाला जो पार्टिसिपेंट था जिसको जज 1 ने 5 दिया है, इसने 6 रैंक दिया है उसको, इसको 5 दिया है, फिर इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको 3, 4 और 7, इस तरीके से रैंकिंग करी गई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? 2 जज हैं, 7 कंटेस्टेंट हैं और उनको वो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंकिंग कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है, पहले मार्क्स देते हैं फिर रैंकिंग करते हैं। इसमें रैंक आपको दे दिए निकाल के कि भाई क्या मार्क्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग कर दी। ठीक है, इसका मतलब जज 1 के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो 5th पार्टिसिपेंट की है और जज सेकंड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस 4th पार्टिसिपेंट की है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें हमें क्या करना है? कोरिलेशन फाइंड आउट करना। बताइए चेतना, अनवीन, आयशा, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? स्टार्ट करूं मैं सॉल्यूशन? चलिए तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लिख लो जो भी रैंक्स उन्होंने दिए। तो रैंक फर्स्ट क्या दी गई है वो लिखेंगे। इसके बाद सेकंड जज ने जो रैंक दी है उसको R2 कहते हैं, रैंक 2। ठीक है जी, तो रैंक कितनी दी है सर? 5, 4, 7, 3 एंड 1, 2, 5, 4, 7, 3, 1, 2 एंड 6। और R2 ने रैंक दिया है 6, 5, 2, 1, 3, 4 एंड 7, ये रैंक्स। ठीक है, अब मैंने हमेशा कहा है कि पहले ना क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे सीधा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है सर? अब देखो इसमें क्या कोई रैंक ऐसा है जो रिपीट हो रही है? ऐसा है क्या जज 1 ने कोई रैंक 2 बंदों को सेम ही रैंक दी हो? दिख रहा है आप लोग को? 1 to 7 में कोई भी ऐसी रैंक नहीं है जो रिपीट हो रही है, सबकी रैंक इंडिपेंडेंट है। रैंक 2 जो है जज सेकंड ने जो रैंक दी है वो भी किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं है। इसका मतलब इसमें पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है सर? रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? तो हम लिखेंगे रैंक कोरिलेशन इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? 1 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सर n क्यूब का मतलब, n क्यूब मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। तो चले, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? सबसे पहले निकालना है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर फाइंड आउट। लेकिन डी स्क्वायर कब निकलेगा? जब डी आ जाएगा। तो डी कैसे निकलेगा सर? डी निकालने के लिए हम R1 में से R2 माइनस करेंगे। R1 है 5, R2 है 6, 5 माइनस 6 कितना होता है? -1। 4 माइनस 5 कितना होता है? 1। 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 3 -2, 2 माइनस 4 -2 और 6 माइनस 7 -1। समझ आया? अब क्या करेंगे सर? अब इसका करेंगे स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1। इन सबका कर लेंगे टोटल। ये मिल जाएगा आपको सिग्मा डी स्क्वायर। कितना आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर? ये आ रहा है 40। बताइए यहाँ तक क्लियर है अनवी, नाइशा, चेतना? यस ओके यस सर। बस, तो अब इसको क्या करना है? इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है आपने। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 40 लिख लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम थे सर? 7 आइटम थे, 7 का क्यूब करेंगे और फिर n कितने हैं? 7 ही है। तो 7 क्यूब माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा?
इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ऐसे ही रहेगा, 6 इंटू 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 240। नीचे 7 का क्यूब होता है 400, एक सेकेंड 334 334, यस 34 माइनस 7, 7 तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे ना तो आंसर मेरा ख्याल है 0.29 आ रहा है। तो यस देखो, ये आंसर हो गया आपका, दिस इज इट। तो इस तरीके से रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट। आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है बताइए जरा, ये आसान लगा आपको या मुश्किल लगा? आसान था सर। बहुत आसान है। ऐसे ही वो है जब रैंक रिपीट होगी ना तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। रैंक कोरिलेशन वाला पार्ट आसान है। स्पीयरमैन हम बात करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी आपको ये जरूर कंफर्म कर लेना है टीचर से कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं। नहीं होगा तो हम उसको स्किप करेंगे, सीधा उस पर चलेंगे, अदरवाइज इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक रखें आप लोग अपना ख्याल। बाय बाय। थैंक यू सर।